Good morning to all of you present in this morning class of business study. We were discussing yesterday chapter number 5, and that was the name of the chapter was Emerging Mode of Businesses. Emerging Mode of Businesses. यानी बिजनेस के बदलते हुए स्वरूप की बात कर रहा है। यानी आपके बिजनेस के रूप कौन कौन से बदल रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मेनली आपका जो है वो ई कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो कल हमने जो है आपके 3 चीज़ें की थी। वो हमने की थी B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स और C2C कॉमर्स, और एक हमने किया था इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है जी। आज हम इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं वो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या है? तो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों में मिलते जुलते हैं। तो अब जो है ई बिजनेस और ई कॉमर्स है, तो ई बिजनेस है वाइडर है। ई बिजनेस इज मोर वाइडर देन द ई कॉमर्स बिकॉज द कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो कहता है कि ई बिजनेस इज वाइडर टर्म, इट इंक्लूड ई कॉमर्स। कॉमर्स इसके अंदर शामिल होता है एज कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। कि कॉमर्स तो जो एक ब्रांच है, ये जो कॉमर्स है इट इज ए ब्रांच ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की एक ब्रांच है, ना कि ये बिजनेस से ऊपर है। ठीक है। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, और जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस की एक ब्रांच है। ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर इन्वॉल्व होती है, वेयर एज ई बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, गुड मॉर्निंग, आफ्टर सेल सर्विस और इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, यानी ये से बिलोंग करता है। तो यानी कि आपका जो ई कॉमर्स है, कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ए बिजनेस। तो आपका जो है बिजनेस इज वाइडर फॉर्म देन द कॉमर्स, कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो आपका जो है कॉमर्स में आपका सर्विसेज प्रोवाइड, हमारा मेन पर्पज होगा सर्विस प्रोवाइड कराना, जबकि बिजनेस के अंदर तो आपके प्रोडक्शन से लेकर के आपके बिजनेस से सर्विसेज प्रोवाइड कराने तक सभी चीज़ें शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ई बिजनेस इज वाइडर देन द ई कॉमर्स। ठीक है। अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट कौन कौन से हैं? वी विल डिस्कस दिस पॉइंट नाउ। So there are so many benefits of e-commerce. You people are very acquainted. The new generation is normally more connected with the e-commerce. Means if you want to purchase any mobile, if you want to purchase any headphone, if you want to purchase any laptop, any other thing, normally you go to the different sites and then you open the say the sites of the different companies, and you go through all the features of that product and then you make the order, and by this way it is beneficial for you people as well as for the business also. तो आपके कौन कौन से चीज़ों में ये बेनिफिट हैं? तो कहते हैं कि ई बिजनेस मेड पॉसिबल द वर्क टू राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मीन्स 24 आवर्स साइट्स आर ओपन, देयर इज नो जोग्राफिकल लिमिट। कोई इसमें ऐसा नहीं कि you can go through only in Indian sites only. You may go throughout the worldwide sites, क्योंकि www का मतलब भी worldwide होता है। ठीक है। Limit for the market, through e-commerce you can reach to the customer located in the different part of the world. आप पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कस्टमर है वहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। The e-commerce trading has offered in the following benefit। कौन कौन से बेनिफिट हैं? Easy to form and lower investment is required. First is
easy to form, इनको बनाना आसान है, एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सॉरी बेटा, बीच में एक फ़ोन आ गया था, आज मैं गलती से कॉल डाइवर्ट नहीं कर पाया इसकी। अभी तो आपको ऐसी एक कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले कहता है कि इजी फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट मीन्स ई बिजनेस टू स्टार्ट द ई बिजनेस इट इज़ वेरी इजी। मीन्स इसको फॉर्म करना, इसको बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। You need not to purchase any shop, you need not to make the decoration of the shop, and you need not have to contact any more persons। तो आपका जो है सीधा आपने बिजनेस एक साइट बनाई, साइट बनाने के बाद में वहाँ पर आपने अच्छे प्रोडक्ट्स साइट्स के ऊपर दिखाए और उसके बाद में जो है आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ये काफ़ी ईजी भी है। सेकेंड इज कन्वीनियंस, आपका जो सुविधाजनक भी है ये, ठीक है। कन्वीनियंस, सुविधाजनक, ठीक है। शायद स्पेलिंग में दोबारा देख लो, CONVENICE, कन्वीनियंस। कई बार स्पेलिंग जो है ध्यान में रहती। कन्वीनियंस है कि आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी है। मीन्स इफ़ यू वांट टू मेक द शॉपिंग, यू remain sit at your home and you will surf the site, and by surfing the site you will come to know all the product, and you can click the mouse on any product and you can make the order। it means there is a convenience, you need not to move here and there। आपको जो इधर से उधर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को ये सोचें कि इधर से उधर जाना है, ऐसा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के दौड़ धूप की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हैं, आपको प्रोडक्ट खरीदें ना खरीदें, आप उसको देख आराम से सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड, तो नेचुरली द स्पीड ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ई कॉमर्स इज आल्सो वेरी फास्ट। Though the e-business information can be exchanged and buying and selling can be done just with the click of a mouse। यानी आप अगर माउस से क्लिक करोगे इतने में आपकी बाइंग और सेलिंग हो जाती है। कि दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक द सॉफ्टवेयर, मूवीज, बुक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, मूवीज खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं जो ई के ऊपर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आती हैं, वो तो सेकंड्स में आप लोगों को मिल जाती है। मीन्स इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग ऑन द ई कॉमर्स यू कैन टेक दिस विद इन सेकेंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ईजी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। फोर्थ इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मीन्स देयर इज ए ग्लोबल रीच आल्सो। मीन्स there is no geographical boundary। Any person who is sitting anywhere, they can go on the internet and can open the site and can make the order। it means there is a global reach। you can make the order from your home to America, to Canada, to Australia or any other country। means there is a global reach for you people as well as for the companies or the sellers also। आपका सेलर है या आपकी कंपनीज है, उन सभी के लिए जो है इनकी ग्लोबल रीच आपकी होती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग, naturally there will be cost saving also because you need not to purchase or hire a shop, you need not to make the decoration of the shop, you need not to employ any person in the shop। it means all the cost will be cut, and due to this there will be a cost saving। and and another point is that you need not to keep the middleman also।
अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड नॉट टू कीप द मिडल मैन, क्योंकि उनको काफ़ी सारा कमीशन मिलता है, पर यहाँ पर इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, तो आपकी कॉस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी, आपकी यहाँ पर पेपरलेस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। मीन्स आपके जितने ज़्यादा पेपर कंज्यूम होंगे उतने ज़्यादा आपके पेड़ कटेंगे, और जितने पे आपके पेपर भी होंगे तो नेचुरली आपकी वेस्ट भी उतनी ज़्यादा है, यानी आपकी जो गंदगी भी उतनी ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि पेपर लास्टली कहीं ना कहीं तो डिस्पोज ऑफ होगा ही। तो उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो पेपरलेस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है, बिकॉज इन ई कॉमर्स there is a no need of making the paperwork. You need not to send any letter or any memo to the company. You will send all the things digitally, and the person or the company who will receive these, they also receive it digitally, and they send you all the documents also digitally. Means any bill, any memos, any cash receipt, they will send you the digitally. It means in e-commerce there is no use of paper. It leads to the paperless society. तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमें लेके जाता है, ये काफ़ी अच्छा इसका फायदा है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस विद मी रिगार्डिंग इट? कोई ऐसा पॉइंट आप मेरे से जो इसका डिस्कस करना चाहते हैं? तो अभी जो हमने डिस्कस किया है वो हमने किया था ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स को हमने डिस्कस किया है। तो आपका जो ई बिजनेस इज वाइडर देन द ई कॉमर्स, बिकॉज द कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो आपका जिस प्रकार से कॉमर्स बिजनेस का पार्ट होता है, सेम थिंग ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। इट मीन्स ई बिजनेस इज वाइडर देन द कॉमर्स। कॉमर्स में वी प्रोवाइड ओनली द सर्विसेज, हम ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, पर बिजनेस में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल होता है, ट्रेडिंग भी शामिल होता है, और उन लोगों का जो है आपका सर्विस भी शामिल होता है। इट मीन्स इट इज़ वाइडर देन द कॉमर्स। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ द कॉमर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट कौन कौन से थे? तो सबसे पहले था ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स। मीन्स e-commerce businesses can be started easily. There is no much formalities. You simply create a site, and you will place all your product on the site, and by this your business starts. It is very easy to start the business, and lower the investment means the investment is very low in such type of the businesses. No traditional shops required, no any person required for selling the product. All the things are electronically. तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट एक कम लगता है। नेक्स्ट है कन्विंस, मीन्स इट हैविंग ए कन्विंस, यू कैन सिट एनीवेयर एंड यू कैन मेक द ऑर्डर और यू कैन सेल द एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी पूरी शॉप जो है आपके मोबाइल के अंदर ही रहेगी, यानी आप साइट खोले कभी भी देख सकते हो कोई माल, जो कोई भी ऑर्डर है इसको बेच सकते हो। नेक्स्ट स्पीड, देयर इज ए हैवी स्पीड बिकॉज all the things are under the mouse click. If you want to purchase anything, you will make a simply click on the site and on the product, and that product will be ready for you. And even the things just like software, films, and the books, that will transfer within seconds. without a second transfer रहती है, तो high speed है। Global reach means there is a global reach also. Any person can contact to any country. Means you can purchase any product from anywhere from the world. There is no restriction, and any company in any corner of the world that can contact to you. तो यहाँ पर आपकी वर्ल्ड वाइड रीच आपकी हो जाती है। दुनिया आपके लिए काफ़ी छोटी हो गई है, कोई ज़्यादा नहीं बची है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। Certainly there will be cost saving because many type of the expenses are curtailed here. Even the middleman, even the other things that are required, for example, rent of the shop or purchase of shop or the salary of the persons who are employed in the shop, that are also curtailed. It means there will be cost saving. And paperless society, naturally
you see that there is no paper working. All the things are digital received by you, and you also send all the things digitally. It means there is no use of papers. ठीक है जी. अब ये आपके जो इनके बेनिफिट थे. अब आपका नेक्स्ट है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ई बिजनेस, all the things are traded or sold out by way of इंटरनेट. और ट्रेडिशनल कि जहाँ पर आपकी दुकानें खोली जाती हैं, प्रोडक्ट रखे जाते हैं और उसके हिसाब से आप उनको बेचते हैं. जैसे कि आपके बाजार में जो आप दुकानें देखते हैं वो ट्रेडिशनल है. ट्रेडिशनल होता है परंपरावादी या पुराने ज़माने की, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल. ठीक है जी. तो अब देखो कि इसमें आपके जो डिफरेंस हैं उन्हें कि हमें देखते हैं. पहले लेते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस. तो हम इस प्रकार से बना देते हैं. एक तो बेटा जो लेट आ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं आपके अटेंडेंस हर रोज ले रहा हूँ. ठीक है. आपके लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे तो आप लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे. ठीक है. कल को आप ये मत कहना कि सर हमारे लेक्चर शॉर्ट कैसे हो गए, हमें बताया नहीं गया था, हम तो सोच रहे थे कि वैसे डिजिटल क्लासेस चल रही हैं तो इसमें अटेंडेंस की जरूरत नहीं होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल ओपनिंग का कोई भरोसा नहीं है. और जो सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं हो सकता है कि पूरे साल ऐसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो और आपको एग्जाम हो सकता है ऐसे देने पड़े. फिर आप ये कहेंगे कि सिलेबस नहीं हुआ, तो नो एक्सक्यूज विल बी कंसिडर फॉर इट. मीन्स वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन. इट मीन्स वी आर doing our job. Means your syllabus is in progress and we will complete the syllabus till the online classes are there. करीबन आपके 8 चैप्टर तो हो चुके हैं. तो पेपर आपके होंगे, इसमें कोई शक नहीं है. आप ये मत समझना पेपर नहीं होंगे. पेपर तो जैसे भी 23 अगस्त को पीटीआई का है, अपने स्कूल में भी है, उनका मैनुअल हो रहा है पेपर. तो सरकार जो पेपर ले लेगी, पर वो ये कि हो सकता है एक कमरे में 10 बच्चे बैठा के ले, या हो सकता है एक कमरे में 20 बच्चे बैठा के ले, या जहाँ ओपन ग्राउंड हो स्कूल होगा उसमें कह दें कि आप ओपन ग्राउंड में 10-10 फीट की दूरी बैठा करके बच्चों से पेपर ले लो. तो इसलिए पेपर आपका पक्का होगा. और जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ ये सिलेबस आपका सिलेबस रूटीन सिलेबस है, जैसे कि आपका क्लासरूम में हो रहा है. तो ये मत सोचें कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, कल को हम एक्सक्यूज ले लेंगे कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमने तो जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की. वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका. अटेंडेंस मस्ट है. जो बच्चा लापरवाही कर रहा है कि अटेंड आ नहीं रहा क्लास पे, कि मुझे जो नींद नहीं खुली या ज़्यादा अर्ली हो गया, तो ये कोई भी जो चीज़ें एक्सक्यूज में नहीं ली जाएगी. ठीक है जी. हाँ जी. ये आपका लेते हैं बेसिस डिफरेंस आपका बेसिस का. ठीक है. हाफ ईयरली तो देखो कंफर्म नहीं है, पर ये कि आपका जो 9 मंथ्स पे होते हैं दिसंबर एग्जाम वो पक्के होंगे. ठीक है. तो आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम तो कंडक्ट 100% करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि कोई भी डिग्री एग्जाम के बगैर ना दी जाए. ठीक है. परसों ही था, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो एजिटेशन कर रहे थे कि हमारे को जो है वैसे ही पास कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि नो डिग्री शुड बी अवॉर्डेड विदाउट टेकिंग द मैनुअल टेस्ट. ठीक है. तो नहीं खुलना हो सकता है कि ये अभी खुल जाए, क्योंकि आपका कोरोना की जो मेडिसिन जो है कुछ देशों ने ईजाद कर ली है. अगर उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे तो मोदी जी ने जैसा बताया था 15 अगस्त को कि आपकी जो है जैसी अगर दवाई बन गई तो हम 24 घंटे में पूरे देश में जो दवाई को अवेलेबल करवा देंगे. तो जब 24 घंटे में दवाई अवेलेबल हो जाएगी तो फिर तो बीमारी बचेगी नहीं. ठीक है. तो ये लास्ट फेज में चल रही हैं. जैसे रशिया ने बना ली है, चाइना ने बना चुका है, अमेरिका भी नज़दीक, इंडिया भी नज़दीक इसके बनाने के. तो हो सकता है कि अगले महीने 100 महीने दवाई आ जाए और फिर आपके स्कूल भी खुल जाए. तो इसलिए आप ये मत सोचो कि इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे. स्कूल इस साल भी खुल सकते हैं, हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक ही खुल जाए, क्योंकि आपके कोई ना कोई मेडिसिन आने वाली है. हाँ जी. अब आपका है बेसिस ऑफ डिफरेंस ई बिजनेस. तो ये बेसिस हो गया और ये हो गया ई बिजनेस, और ये आपके पास में हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस. ठीक है जी. अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं फॉर्मेशन. इसमें कहता है कि आपका फॉर्मेशन है, पहला पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन.
फॉर्मेशन। आपका ई बिजनेस अभी आपने पढ़ा था इजी फॉर्मेशन। आपका फॉर्मेशन इजी है, मीन्स यू आर टू सिंपली क्रिएट ए वेबसाइट एंड बिजनेस स्टार्टेड, बट इन ट्रेडिशनल डिफिकल्ट, more difficult। ये डिफिकल्ट है बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट द ट्रेडिशनल बिजनेस you have to purchase or you have to take the any shop on rent, and you have to put the product also, and you have to sit there also. It means a long investment, a big investment is required there. Next is personal touch. Second is personal touch। Personal touch, there is a no personal touch। यहाँ पर आपका कोई पर्सनल टच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑल द थिंग्स आर ऑन इंटरनेट, मीन्स नो पर्सन मीट विद ईच अदर। पर इसके अंदर जो है आपका पर्सनल टच है, हैविंग पर्सनल टच। इसमें पर्सनल टच है, मीन्स द प्रोप्राइटर ऑफ द शॉप हैज डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर्स। कस्टमर के साथ इनके डायरेक्ट लिंक होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग अप कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट। तो सेटिंग अप कॉस्ट के अंदर जो है यहाँ पर लो है, यहाँ पर जो है आपका बिजनेस सेट करने के लिए आपकी कॉस्ट लो है, और इसमें आपकी कॉस्ट हाई है, क्योंकि आपको कई प्रकार के एक्सपेंसेस के ऊपर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है सेटिंग कॉस्ट हाई है। नेक्स्ट आपके पास में है ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी बिजनेस को चलाने की कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वो लो है, ठीक है, पर यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वो इसके कंपैरिजन में हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है। नेक्स्ट है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल। गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, या नेट के ऊपर आप किसी भी चीज़ को उठा कर नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपका पॉसिबल है। पर यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन जो वो पॉसिबल है, यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में जी वो कि ईज ऑफ एक्सपेंशन। ईज ऑफ एक्सपेंशन जो है वो आपका इसमें, यानी उनको जो है क्या आसान, बिजनेस का एक्सपेंशन करना आसान है। तो एक कि ईज ऑफ एक्सपेंशन, ईज ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पर इजी है, मीन्स यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस, यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर इजी है, यहाँ पर डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपका जो है ये डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिजिकली हर चीज़ को बढ़ाना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा सा डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, यानी कैसे आदमी चाहिए, इसमें आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। आईटी प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि उसके अंदर आपके जो नॉर्मल पर्सन हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर आईटी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके नॉर्मल पर्सन,
यहाँ पर आपके नॉर्मल पर्सन की जरूरत होती है, कोई IT प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व है तो इसके अंदर हाई रिस्क है। हाई रिस्क बिकॉज यू नॉट नो द पर्सन personally. If you give an order for any laptop, that person receive the money, but he not send the, he not supply the laptop, or he send the any duplicate thing, or sometime they send another thing. कोई भी ऐसी जो ईंट भेज दी या कोई पत्थर भेज दी, इस तरह कुछ चीजें भेज देते हैं, तो यहाँ पर रिस्क हाई है। यहाँ पर लेस रिस्क है, लेस रिस्क है क्योंकि आप जिस एरिया से खरीदेंगे तो नेचुरली उस एरिया के आदमी को आप जानते होंगे और उस आदमी को आप दोबारा से भी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है चैनल, यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपके कोई भी यहाँ पर होलसेलर या रिटेलर ऐसा कुछ अपॉइंट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पर लार्ज है, यहाँ पर आपके लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं। इसमें काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे मिडलमैन भी हैं, आपके C&F भी हैं, आपके सेलिंग एजेंट भी हैं, और भी काफ़ी सारे लोग इस चैनल में होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। तो लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल तो वो क्या है, लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल की लेंथ ये शॉर्ट है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या है। ये शॉर्ट है और ये आपकी लॉन्ग है। तो यहाँ पर बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में आपने उस प्रोडक्ट को दुकान पे रखा, वो दुकान पे आपका प्रोडक्ट जो है वो पड़ा रहा मान लो कि 20 दिन तक या महीने तक। फिर आपने उस प्रोडक्ट को, जो महीने 20 दिन तक प्रोडक्ट आपका पड़ा रहा, उस प्रोडक्ट को आपने बेचा और वो आपने प्रोडक्ट बेच दिया उधार पे। उसके बाद 1 महीने बाद में आपकी पेमेंट आई। तो 1 महीने बाद में पेमेंट आई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले प्रोडक्ट खरीदा था, 20 दिन तक आपकी दुकान में पड़ा रहा, 1 महीने बाद में आपके पैसे आए, तो आपने कैश पे किया था, मान लो 20 अगस्त को पे किया, और आपके जो वापस जो पैसे आते हैं प्रोडक्ट बिक करके वो आते हैं मान लो 5 सितंबर को, तो आपका 1.5 महीने का जो है एक बिजनेस साइकिल हो गया। पर इसमें क्या है कि आपका ई बिजनेस में आपने उधर से ऑर्डर दिया, साथ में पैसे गए, बंदे ने उसी दिन कहीं से प्रोडक्ट खरीदा और आपको भेज दिया, तो अगले बंदे का जो बिजनेस साइकिल है वो तो 1 डे का भी नहीं हुआ, 1 दिन से छोटा हुआ, बल्कि प्रोडक्ट उसने बाद में खरीदा, आपने पैसे उसको पहले पे कर दिए, तो आपका जो है यहाँ प्रोडक्ट का साइकिल काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है। तो ये जो है आपका कहलाता है आपका लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल या प्रोडक्ट साइकिल। ठीक है। ये आपका काफ़ी छोटा, उसमें जबकि वो काफ़ी लार्ज होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें लॉन्ग होता है। तो अभी हम आज इतना ही करवाएंगे, कल हम करेंगे आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई किसी प्रकार की, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं ताकि मैं इसको जो है आपको बता सकूं। और अभी मैं आपके